वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आज हम बेसिकली उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं कल जो हमने बात किया था। कल हमने बात किया था कैबिनेट मिशन के बारे में और उसके बाद हमने संविधान सभा के निर्माण के बारे में बात किया था। फिर हमने संविधान सभा के निर्माण में ही संविधान के निर्माण की बात किया था। कल फाइनली आपने देखा होगा कि संविधान का निर्माण हो चुका था। संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और फाइनली हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। आज हम उसी में कंटिन्यू आगे की बात करेंगे कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली, बेसिकली संविधान सभा कैसे कार्य करती थी और संविधान का निर्माण कैसे किया गया। आज हम उस पर बात करेंगे कि उसमें अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, सभापति कौन हुआ करते थे, उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे और किन किन सदस्यों ने जो है उसमें अपनी सदस्यता के तौर पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज हम उन सदस्यों पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है MBA इकरा। और दूसरी चीज़, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में आप लिंक को शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और बहुत ही अच्छी कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छे जगह से कंटेंट ला के जो पॉलिटी के लिए रिलेवेंट हो और जो आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हो। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम देते हैं IAS या PCS का या फिर किसी भी स्टेट PCS का अगर एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें नो डाउट संविधान से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और सारे सवाल संविधान से ही आते हैं। बेसिकली संविधान में जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहाँ कौन कौन से सवाल बन सकते हैं उसकी हमने पहले चर्चा कर चुका हूँ और भी क्लासों में हमने चर्चा की है और आप जाके पिछली क्लास को देख सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आपको ऐसे ही यूट्यूब पे फ्री क्लास हमारी पॉलिटी की मिलती रहेगी। ओके, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान सभा की कार्य प्रणाली, कि संविधान सभा बेसिकली कैसे कार्य करती थी। तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। संविधान सभा की अपनी समस्त कार्य प्रणाली का संपादन 12 अधिवेशनों और 165 बैठकों में किया गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिख रखा है 12 अधिवेशन। अधिवेशन आप बेसिकली बैठक और अधिवेशन में क्या डिफरेंस है आज ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अधिवेशन वो होता है जिसमें कई लोगों को बुलाया जाता है। जैसे लखनऊ का आप अधिवेशन सुने होंगे, बॉम्बे का अधिवेशन किसका, राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आप बेसिकली अधिवेशन में क्या होता है ना कि चर्चा होती है, बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं और फिर उस चर्चा का जो निष्कर्ष निकलता है उसको हम जैसे आप देख सकते हैं कि जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में तो वहाँ पे मजूमदार साहब उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और फिर कई सारी चर्चाएं हुई थी जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुई थी, गरम दल नरम दल एक हुए थे। बेसिकली समझौता वगैरह किया जाता है अधिवेशन में। बैठकों की अगर आप बात करें तो बैठकों में चर्चा होती है, जैसे संसद में बैठक होती है, आप देखे होंगे, सीट थपथपाई जाती है, चर्चा होती है, हाउडिंग की जाती है और उसके बाद उन बैठकों का जो निष्कर्ष निकलता है वो या तो संवैधानिक तौर पे या कानूनी तौर पे या फिर किसी पार्टी के दलीय तौर पे कुछ ना कुछ उसके निष्कर्ष निकलते हैं। वो उतने जल्दी परिणाम उसके बैठकों के नहीं आते, लेकिन अधिवेशनों के तत्काल ही परिणाम आ जाते हैं। कोई भी चीज़ अधिवेशन में तभी होती है जब आप देखेंगे अधिवेशनों में कोई समझौता हुआ तुरंत लागू हो गया, लेकिन बैठकों में उस पर चर्चा होती है, उसके बाद वो कहीं जाके लागू होती है। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो संविधान सभा की अपनी समस्त कार्य प्रणाली का संपादन 12 अधिवेशनों और 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न हुआ था। इतना 12 अधिवेशन हुए थे, 165 बैठकें की गई थी, तब जाके संविधान सभा का जो कार्य था वो संपन्न हुआ था, संविधान निर्माण का। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद प्रथम बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान में संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुई संविधान सभा में। फिर उसके बाद आप देखेंगे, बिल्कुल जैसे आप देखेंगे कि कुछ टाइम पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय जब संविधान
सभा की बैठक हमारे भारत में चल रही थी, तो बिल्कुल वैसे ही किया गया था जैसे फ्रांस में हुआ था। बेसिकली फ्रांस में आप जानते हैं, फ्रांस का इतिहास आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो चलिए थोड़ा बहुत चर्चा कर देता हूँ। फ्रांस में लुई 14वां और 15वां इस तरीके के शासक हुआ करते थे, और फिर उसके बाद फ्रांस में ही आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन होता है, परिवर्तन का वो दौर आता है, और बेसिकली कहा जाए तो सबसे पुराना जो संविधान है वो फ्रांस का ही है। और दूसरी बात कि फ्रांस में क्या हुआ, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो वहाँ पे वरिष्ठता के आधार पे जो सबसे वरिष्ठ वहाँ सदस्य हुआ करते थे, वरिष्ठता के आधार पे उन्हें जो है वहाँ का सभापति, संविधान सभा का सभापति बनाया गया था। तो उसी तरीके से बिल्कुल उसी तर्ज पे भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य बनाए गए वो बिल्कुल फ्रांस में जैसा बनाया गया, वरिष्ठता का आधार बना के उसी तरीके से भारत में भी किया गया। तो चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं कि वरिष्ठता के आधार पे किसको बनाया गया। फ्रांस की तरह ही वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। सच्चिदानंद सिन्हा बेसिकली बहुत ही वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा में, और उन्हीं को जो है उस समय 9 दिसंबर 1946 को जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को वरिष्ठता के आधार पे सभापति बनाया गया। अस्थायी रूप से संविधान सभा का सभापति बनाया गया, अस्थायी रूप से नहीं बनाया गया था। यहाँ बात को ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर गौर करिएगा कि संविधान सभा में बेसिकली सच्चिदानंद सिन्हा साहब को सभापति बनाया गया, लेकिन अस्थायी तौर पे, अस्थायी तौर पे नहीं बनाया गया था। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक में अस्थायी रूप से सभापति बनाया गया था, तो दिस इज रॉन्ग, अस्थायी रूप से बनाया गया था, इनकरेक्ट होगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे तो उसी में मैं आपको बताया जो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी सभापति बनाया गया। और आप एक बात और देखेंगे, जो इनका नाम सुझाया था जिसने कि इन्हें अस्थायी सभापति बनाया जाए संविधान सभा का, वो थे, आप देखेंगे आचार्य। आपको मैं बता दूं कि वो जो इनका नाम सुझाए थे वो आचार्य कृपलानी बेसिकली इनके बहुत बड़े समर्थक या सपोर्टर थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब के, और ये वरिष्ठ थे तो इसलिए इनकी इज्जत भी बहुत करते थे। तो आचार्य कृपलानी साहब इनका नाम सुझाते हैं संविधान सभा को, और संविधान सभा ये नाम एक्सेप्ट कर लेती है, और एक्सेप्ट करने के बाद इन्हें सभापति बना दिया जाता है, लेकिन अस्थायी। ठीक है, फिर आप देखेंगे भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता बेसिकली आचार्य कृपलानी साहब को बनाया गया था। ठीक है, आचार्य कृपलानी साहब को संविधान सभा का प्रथम वक्ता बनाया गया था, जो संविधान सभा में स्पीच दे सकते थे, अपनी बातों को रख सकते थे और बेसिकली संविधान की वकालत कर सकते थे। तो इसीलिए उन्हें संविधान का वक्ता या संविधान सभा में वक्ता बनाया गया था। किसको? आचार्य कृपलानी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हीं के उस पे उपसभापति फ्रैंक एंथनी नाम के एक व्यक्ति को उपसभापति बनाया जाता है। किसमें? संविधान सभा में। संविधान सभा में बेसिकली आचार्य कृपलानी साहब को संविधान का वक्ता या संविधान सभा का वक्ता बनाया जाता है, प्रथम वक्ता जिसे बोलते हैं। दूसरी बात कि उपसभापति फ्रैंक एंथनी को बनाया जाता है। कब? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रैंक एंथनी को जो है सभापति से मनोनीत किया जाता है। जो हमारे अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा साहब सभापति होते हैं वही जो है इनका मनोनयन करते हैं और इनको मनोनीत करके उपसभापति बनाते हैं फ्रैंक एंथनी को। इसमें आप एक बात और देखेंगे कि पहली संविधान सभा की बैठक में जो लोग शामिल हुए थे, जो सदस्य शामिल हुए थे, 211 सदस्य ही पहुंचे थे उसमें। ऐसा जानते हैं क्यों था? मैंने आपको बताया था कि संविधान पे हस्ताक्षर 284 लोगों ने किया था, लेकिन पहली बैठक में 211 लोग ही पहुंचे थे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या हुआ यूं
कि जब संविधान सभा की बैठक हुई तो मुस्लिम लीग और देसी रियासतें इन दोनों को ये मंजूर नहीं था। इन दोनों को ये स्वीकार जो है नहीं था कि संविधान सभा की बैठक हो और उसमें बेसिकली संविधान का निर्माण किया जाए। तो इसलिए भी ये लोग बहिष्कार किए। दूसरी चीज की मुस्लिम लीग बहिष्कार इसलिए कर रही थी कि उसको एक अलग राष्ट्र की बात कर रही थी, तो वो तो बहिष्कार करेगी ही। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो देसी रजवाड़े थे या जो रियासतें थी वो इसका बहिष्कार क्यों कर रही थी। क्या कोई बच्चा इसको बता सकता है कि देसी रियासतें या रजवाड़े संविधान सभा का बहिष्कार क्यों कर रहे थे? आपको मैं बता दूं कि जब आप किसी पद या किसी कुर्सी पे विराजमान होते हैं तो आप उस शक्ति, उस पावर को छोड़ना नहीं चाहते। आपको लगता है कि वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो पावर या वो शक्ति, जिसे आप छोड़ना कभी नहीं चाहेंगे। आप इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि अगर आप उस चीज को छोड़ते हैं तो फिर आप एक आम नागरिक या एक आम इंसान बन जाते हैं, और जिनको शक्ति या पावर की भूख या लालच हो जाती है वो कभी भी आम जीवन व्यतीत या यापन नहीं कर सकते। इसलिए भी देसी रजवाड़े बहिष्कार का कारण मैंने बता दिया कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना बहिष्कार इसलिए कर रहे थे, उन्हें एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो कि भारत में ही उन्हें रहना पड़े और एक अलग राष्ट्र न दिया जाए उन्हें। तो संविधान सभा का इसलिए वो बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन देसी रियासतें या रजवाड़े इसलिए बहिष्कार कर रहे थे क्योंकि उनकी राजशाही या उनकी जो शक्ति या उनकी जो पावर कहिए वो खत्म हो जाती। और हुआ ऐसा, भारतीय संविधान लागू होने के बाद बहुत सारे रजवाड़ों को कहा गया कि या तो आप भारत में शामिल होइए या पाकिस्तान में। जिन लोगों ने भारत में शामिल होना मंजूर या कबूल या एक्सेप्ट किया उनको तो ठीक है, जिन्होंने थोड़ा सा भी सोचा पाकिस्तान की तरफ मिल जाते हैं तो भारत सरकार ने कानूनी कार्रवाई करके उनको जो है अपने भारत में विलीन कर लिया। और आप देखेंगे कि कुछ ऐसी रियासतें थी, जैसे आप आसाम की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की बात करें, आप हैदराबाद की बात करें, और बेसिकली इन रियासतों की अगर आप बात करेंगे तो इनका कहीं ना कहीं मन कुछ लोगों का या इनकी जनता का या खुद स्वयं राजा का या किंग का मन था पाकिस्तान में मिलने का। लेकिन भारत की सरकार ने बड़ी चालाकी और चतुराई के साथ इनको अपने साथ विलीन किया, वरना आज भारत में ही 362 रियासतें थी, 362 राष्ट्र या देश होते हैं, और हर देश में हमें छोटे छोटे देश होते हैं और फिर वीजा लेके जाना पड़ता। सोच के देखिए, जरा कल्पना करिए, वही बाल्कन वाला हाल हो जाता जैसे बाल्कन प्रदेशों में हुआ था। बंदरबांट हुई थी अमेरिका और ब्रिटेन, और ये जब द्वितीय विश्व युद्ध या उसके पहले की भी बात अगर आप करते हैं तो ठीक है। तो ये था देसी रियासतों के बहिष्कार का कारण, जिसमें प्रथम बैठक में 211 सदस्य ही शामिल हो पाए। चलिए अब अगर हम बात करते हैं किसकी, संविधान सभा की द्वितीय बैठक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहली बैठक हमने बता दिया 9 दिसंबर 1946। अब दूसरी बैठक की हम बात करेंगे तो वो है 11 दिसंबर 1946। आप सोचते होंगे कि सर को क्या चीज़ें याद रहती हैं? हाँ, नो डाउट, बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। जिन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। जैसे 9 दिसंबर को होती है पहली बैठक, दूसरी होती है 11 दिसंबर को, और तीसरी होती है 13 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए इस पे क्रमवार से चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं आज दूसरी बैठक की। अब तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। अब देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा साहब 9 दिसंबर 1946 को पहली बार सभापति बनते हैं संविधान सभा में अस्थायी रूप से। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, वो भी निर्वाचित, न कि मनोनीत। निर्वाचित तौर पर इनको जो है निर्वाचित किया जाता है, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष। और अस्थायी नहीं, ये अस्थायी होते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। और इनके जो नाम की अनुशंसा करते हैं वो आप देखेंगे, जो इनके नाम की अनुशंसा करते हैं उसमें जो है बेसिकली कृपलानी साहब का समर्थन था। वही कृपलानी जिन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा साहब के लिए नाम सुझाया था,
उन्होंने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए यहाँ पे सुझाव दिया था, और सरदार पटेल जी समर्थन किए थे किसका, कृपलानी जी का, कि हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना जाए संविधान सभा के लिए। तो ये थी कहानी द्वितीय बैठक की या दूसरी बैठक की, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पे अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और सुझाव देते हैं आचार्य कृपलानी और समर्थन करते हैं सरदार पटेल जी। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें उपाध्यक्ष तो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी हुए भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। और फिर उसके बाद उपसभापति भी चुने गए, तो 2 उपसभापति चुने गए थे। संविधान सभा में सभापति चुनने जाने के बाद फिर 2 उपसभापति भी चुने गए थे, और एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। एक एच.सी. मुखर्जी थे, एक वी.टी. कृष्णाचारी थे। बेसिकली आप देखेंगे कि जब इन 2 सदस्यों को उपाध्यक्ष बनाया गया किसमें, संविधान सभा में, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी जिनको हमने बताया, और सेकंड नाम जो आप देखेंगे तो तिरुवेंकटचारी कृष्णामाचारी थे। ये 2 उपाध्यक्ष चुने गए संविधान सभा में। फिर अगर हम बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार, बहुत चर्चा में रहते हैं ये, और आए दिन सवाल पूछे जाते हैं संवैधानिक सलाहकार से कि संवैधानिक सलाहकार, संविधान में पहली बार संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, तो नाम आता है बी.एन. राव। यहाँ आप देखें लिखे हैं वेनेगल नरसिंह राव, वी.एन. राव, वेनेगल नरसिंह राव। इन्हें जो है संविधान सभा का सलाहकार चुना, संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। ठीक है, और इनकी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, तो इन पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण, जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया गया, वो बी.एन. राव साहब के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, बी.एन. राव साहब के द्वारा, जो संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे भारतीय संविधान सभा में। इन्हें जो है, इन्होंने प्रारूप का निर्माण किया, संविधान के प्रारूप का निर्माण किया। दूसरा इनका जो काम था, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे भाई। ये कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय था, वहां ये न्यायाधीश भी रहे। कौन, बी.एन. राव। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो इनकी और उपलब्धियां, ये कश्मीर में प्रधानमंत्री के तौर पे भी काम किया। किन्होंने, बी.एन. राव ने। मतलब कश्मीर जब आजाद भारत नहीं था, उसके पहले बी.एन. राव साहब कश्मीर में प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यरत थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य किया, और ये वही बी.एन. राव हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किसे, बी.एन. राव को। तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। ये बहुत काबिल, बहुत ही पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड पर्सन थे ये बी.एन. राव साहब। इसीलिए इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा में। चलिए तीसरी बैठक की अब बात करते हैं। फाइनली हमने जो है पहली बैठक की बात कर ली, दूसरी की बात कर ली, तीसरी की बात करते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, 1946। ओके, ठीक है। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया। ठीक है, जिसे संविधान सभा द्वारा
संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को ये उसको पेश करते हैं और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है, शायद दिख नहीं रहा होगा, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। प्रस्ताव संविधान सभा में रखते हैं 13 दिसंबर 1946 को। एक्सेप्ट या फिर अपनाया जाता है या स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। ओके, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है संविधान निर्माताओं के। अब आप देखें जो वर्तमान में संविधान सभा, वर्तमान में जो संविधान में प्रियम्बल है, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, वो शामिल है भारतीय संविधान में। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बाकी चीज़ें जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि कब कब प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 1942वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या क्या शामिल किया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो 1976 में आता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। उसकी बात हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लास में आप बने रहेंगे तो क्लास का जो आपको समझने का जो तरीका माइंड में डेवलप होगा वो स्टेप बाय स्टेप होता चला जाएगा, और फिर आप क्लास में बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल ये क्लास होने वाली है। भारतीय संविधान में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष रखते हैं, उसमें क्या क्या झलकता है? उसमें हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों, और आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है कि कैसे विचार थे हमारे संविधान सभा के सदस्यों के, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, उनके विचार कैसे थे, उनके आदर्श क्या थे। ये झलकता है किसमें? प्रस्तावना में, जो भारतीय संविधान में इस समय उपस्थित या मौजूद है, जिसको हम प्रियम्बल या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ये रही आज की क्लास हमारी, जो मुझे लगता है कि बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली में जो भी चीज़ें थी, प्रथम बैठक, द्वितीय और तृतीय, और उसमें जो जिन तरीके से सदस्यों को शामिल किया गया, कौन बहिष्कार किया, कौन नहीं किया, कौन पहले सदस्य बने, कौन अस्थायी बने, कौन अस्थायी बने, कौन अध्यक्ष बने, कौन सभापति बने, कौन उपाध्यक्ष बने, कौन सलाहकार बने, कौन संविधान के वक्ता बने, ये सब चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी है। ओके, तो ठीक है, कल मिलते हैं। फिर कल क्लास इसके आगे की रहेगी, और कल जो हम चर्चा करने वाले बेसिकली वो हम करेंगे समितियों के बारे में, कि समितियां क्या थी, जैसे प्रारूप समिति, प्राक्कलन समिति, और जितनी भी समितियां हैं उन समितियों की चर्चा कल हम करते हैं। ओके, विल टुमारो नेक्स्ट डे। ओके, जय हिंद।